हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 11/10/2018 के थर्ड शिफ्ट में। यह सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है जिसमें हम देखेंगे केवल जीके और जीएस का क्वेश्चन। यह सेट नंबर 18 है। इससे पहले 17 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देख ले ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बार बार कहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में 10 मिनट में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात करें। तो क्या दिया गया है, टी दिया गया है। टी कितना दिया गया है, 10 मिनट दिया गया है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि समय का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो सेकेंड होता है। जैसे क्या करेंगे, सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करना होगा, 60 से गुना करना होगा। तो 60 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, 600 सेकेंड आ गया। टी कितना हो गया, 600 सेकेंड, यानी समय 600 सेकेंड हो गया। और कूलम यानी आवेश 300 कूलम है, यानी आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। तो क्यू बराबर क्या दिया गया है, क्यू बराबर 300 दिया गया है, 300। और पूछा गया है प्रवाहित धारा ज्ञात करें, यानी आई पूछ रहा है, आई बराबर वाट। जैसा कि हम जानते हैं Q बराबर होता है I इंटू टी। अगर नहीं जानते हैं तो कॉपी में नोट कर ले। और जब हम I निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा Q बाई टी। तो Q का मान रखेंगे, Q का मान कितना है, Q का मान यहाँ देखिए 300 है, तो 300। और T का मान देखिए, T का मान कितना है, तो T का मान यहाँ 600 है, तो 600/600। जब हम भाग करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये 3 से कटेगा 2 मरतबे, तो कितना आया, 1/2 आया। जब इसे भाग करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 0.5 क्या करंट का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो 0.5 एम्पियर। तो चलिए देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर है। ऑप्शन ए बी देखते हैं तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 0.5 एम्पियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग के संबंध को दर्शाता है। स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। कौन है, तो वेग के 3 नियम होते हैं। पहला v बराबर u प्लस ए टी या फिर जी टी होता है। और दूसरा होता है s बराबर यू टी, क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी या फिर ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो यह क्या दर्शाता है, यह समय और वेग को दर्शाता है। तो यह तो नहीं होगा, यह पूछ रहा है स्थिति और वेग, तो यह तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा। तो दूसरा देखते हैं, यह समय और स्थिति यानी विस्थापन को स्थिति कहते हैं, तो समय और स्थिति को दर्शाता है, तो यह भी नहीं है। यह कह रहा है स्थिति और वेग को, तो यह भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, स्थिति और वेग, यही है। तो यह कैसे हो गया, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन इसे घुरा कर दिया गया है, तो इसे हम लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो हमारा जब हम इसे यू स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में तो उधर क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। यह क्या दर्शाता है, वेग और स्थिति को दर्शाता है, स्थिति और वेग को दर्शाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन से पदभार संभाले थे। तो कौन से पदभार संभाले थे, तो बिहार के राज्यपाल थे। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में, यही है रामनाथ कोविंद। कैवे नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के। यह क्या है, कार्यकाल वाई नहीं व्यक्तिवाद है। कार्यकाल वाई कैमा हो जाते तो 15वें हो जाते।
और राष्ट्रपति की बात आई है तो चलिए राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है क्या कि उनके राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, अनुच्छेद 54 में बताया गया है उनके निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 72 इन्हें प्राप्त है जो कि किसी दोषी को यहाँ तक कि सजा की फांसी की सजा भी माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के तहत। और बात की जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक अम्ल का pH मान 12 हो तो यह डैश लवण है। तो 12 हो तो क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा, और दुर्बल अम्ल हो जाएगा और प्रबल क्षार हो जाएगा। तो क्या कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, प्रबल अम्ल और कहाँ गया, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना कम होगा pH मान उतना ही क्या होगा, अम्ल की प्रबलता बहुत अधिक होगी। और जितना ज़्यादा होगा, जैसे 5, जैसा कि हम जानते हैं कि pH मान 7 से अधिक हो तो क्या होता है, तो क्षारीय होता है। 7 से कम हो तो क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 हो तो क्या होता है, उदासीन होता है। pH मान 0 से लेकर 14 के बीच दर्शाया जाता है। और बात की जाए कि pH मान किसने दी, तो सोरेनसन ने pH मान दी थी, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पित्तल के घटक है, यानी पित्तल किसका मिश्र धातु है, तो किसका होता है, तो ऐसे याद रखिएगा, पिताजी, पिताजी, यानी पित्तल, तांबा और जिंक का जिंक का मिश्रण होता है। तो कौन हो जाएगा, तांबा और जस्ता। जिंक को ही क्या कहते हैं, जस्ता कहते हैं, तांबा को ही कॉपर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरे। न्यूटन गति का पहला नियम किसका एक माप है, तो किसका माप है, बल का। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन के गति के पहले नियम को गैलीलियो का नियम या जेरथ का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम है क्या, कोई भी वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, एक समान वेग से चल रही है तो एक समान वेग से चलेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य न करे। और बल की बात आई है तो चलिए बल के बात कर लेते हैं। बल किसे कहते हैं, बल वह बाह्य कारक होता है जो कि किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति को बदलता है या बदलने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। एफ बराबर होता है एम ए। एफ क्या हो गया, बल हो गया यानी फोर्स हो गया, और एम क्या हो गया, मास यानी द्रव्यमान हो गया। ए क्या है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन है। इससे फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगर बात की जाए कि इसका बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। और इस फार्मूला से निकाला जाए कि बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केजी। एक्सेलरेशन यानी त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। या फिर कहते न्यूटन ने ही इनका ऐसा मात्रक दिए थे, तो इसलिए इनका ऐसा मात्रक न्यूटन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आइसलैंड की राजधानी है। तो आइसलैंड की राजधानी कौन सी है, तो डबलिन आइसलैंड की राजधानी है। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए। तो आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होता है लोकसभा के सदस्य चुनने के लिए, बनने के लिए, तो होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछता है कि राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और राज्यसभा के लिए कितने, 30 वर्ष, और राज्यपाल के लिए कितना, 35 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए कितना, 35 वर्ष, और उपराष्ट्रपति के लिए भी कितना, 35 वर्ष होनी चाहिए। और बात की जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होने चाहिए। अगर पूछा कि गांव के मुखिया जो होते हैं वो मुखिया बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें, जहां g बराबर दिया गया है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सबसे पहले कहते हैं कि क्या देखना होता है, क्या क्या दिया गया, क्या पूछा गया था। m दिया गया है यानी मास दिया गया है, मास को kg SI मात्रक होता है, तो इसका क्या है 11 है। और भूमि से ऊंचाई यानी h दिया गया है, कितना है 5 है। और g दिया गया है। अब पूछा क्या गया है, इस निहित ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है, Pe पूछा गया है, इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, बराबर वाट। जैसा कि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है Pe बराबर mgh। तो m का मान कितना है 11 है और g है यहाँ mg का मान कितना है तो 9.8। h का मान कितना है, h का मान देखिए यहाँ 5 है, तो 5 यहाँ 10 था, g का मान 9.8 है, अप्रोक्स 10 के करीब आता है। और h का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है। जब इसे हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, तो ये काट देंगे 2 से, 5 दूना 10। जब हम 98 11 गुने 98/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 539। क्या आएगा 539 क्या जूल। इसका ऐसा मात्रक जूल होता है, 539 जूल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया कलेक्ट, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेशर। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेशर यानी को पी से सूचित किया जाता है, प्रेशर यानी दाब। पी बराबर होता है F/A। तो बटा में ए किसके आ रहा है, कह रहा है पर यूनिट एरिया, तो क्या आ रहा है प्रेशर के आ रहा है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम वॉरियर किताब के लेखक कौन है। तो एग्जाम वॉरियर किताब के लेखक है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाए, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। एग्जाम वाले जो एग्जाम के समय जो लड़के तनाव में रहते हैं उन पर यह बेस्ट बुक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कौन है, तो एल्केन होता है। एल्केन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में क्या होता है, एल्केन में ANE आता है लास्ट में, याद रखिएगा, इससे यही से सॉल्व होगा ANE। एल्कीन ENE आता है और एल्काइन YNE आता है लास्ट में। तो एल्केन में क्या होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और यह क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और एल्कीन ENE आता है तो इसमें क्या होता है डबल बॉन्ड होता है जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और एल्काइन भी क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यह ट्रिपल बॉन्ड आता है इसमें। तो देखते हैं प्रोपेनॉल, ऑल आ रहे थे, तीनों में से तो कोई है ही नहीं। और प्रोपेन में क्या आता है ANE आ रहा है, तो क्या हो गया एल्केन आ गया। हम अभी बताएं कि एल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड होता है। और प्रोपीन इन आ रहा है ENE आ रहा है, तो आ गया यही हम बताए थे कि एल्कीन में क्या आता है तो डबल बॉन्ड आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। और प्रोपाइन YNE आ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा हम बताए कि एल्काइन में क्या आता है ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें क्या हो जाएगा इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो क्या सिंचित भूमि में ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नागपुर डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, संतरे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। तो कौन है, और बी यानी कि पहले आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा।
बात की जाए कि पहली आवर्त में कितने तत्व है, तो पहले आवर्त में आवर्तों को बाएं से दाएं की तरफ दर्शाया गया है, जिसमें पहला आवर्त में हाइड्रोजन और क्या है, हीलियम है, जो कि दोनों ही क्या है, गैस है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से आवर्त में तत्वों में केवल गैस है, तो क्या हो जाता, पहले आवर्त में क्या है, केवल गैस है। दो ही ऐसे तत्व है जिसमें वो भी क्या है, दोनों ही गैस है। और इसमें पूछा कि धातु नहीं, तो ये क्या है, ये धातु नहीं, ये गैस है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और पहले ऑप्शन, बी ऑप्शन, यानी पहला आवर्त में क्या है, धातु नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन कह रहा है आकार पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ के निश्चित आकार होते हैं, यह तो सही है, जबकि तरल पदार्थ अपने कंटेनर के आकार लेते हैं, यह भी सही है, तथा गैस का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, यह भी सही है। और ऑप्शन बी देखते हैं, तरलता आसानी से बहना और बाह्य बलों के प्रभाव में अपने आकार में बदलाव होने देना, यह पदार्थ का गुण है। और तरल पदार्थ और गैस दोनों द्वारा गुण यह प्रदर्शित होता है, यह भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों क्या सत्य हैं। देख लेते हैं कौन है, ए और बी दोनों क्या है, सत्य है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है, वो क्या है, तो वह है लेम्डा। लेम्डा को ऐसे सूचित किया जाता है, यह किससे क्या कहते हैं, लेम्डा कहते हैं। अब बात की जाए कि सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है, तो लेम्डा ही की होती है। उसके बाद किसकी होता है, उसके बाद बीटा और उसके बाद अल्फा का होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापकत्व के सिद्धांत से जुड़ा है। व्यापकत्व का सिद्धांत यानी कौन, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेब्स, यानी क्या कर रहा है, वो कौन सा, माने उस समय कौन से डलहौजी थे, तो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसे कहते हैं हड़प नीति का सिद्धांत किसने लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही लाए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में क्या है क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बहती है, तो किसकी गति से बहती है, तो इलेक्ट्रॉन की। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश द्वारा, क्वेश्चन कर रहा है डैश द्वारा मिट्टी की उर्वरकता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन गया था, तो कौन थे, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा मिट्टी के उर्वरक में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। और बात की जाए कि केचुआ को क्या कहा जाता है, तो किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ पालन क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण भाषा डैश का प्रयोग किया था, किस भाषा का, तब पाली भाषा का प्रयोग किए थे। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरता है और 0.9 सेकेंड में भूमि पर गिरता है। तो मान लीजिए g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यह बनेगा v बराबर u प्लस at, या फिर इसे gt लिखते हैं। v हो गया प्रारंभिक वेग, u हो गया शुरू का वेग, और g तो दिया गया है, और t समय है, गुरुत्वीय त्वरण g, और t क्या है, समय है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो शुरू का वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस g का मान कितना है, 10 दिया गया है,
t का मान कितना है 0.9 है, तो जब दशमलव हटेगा तब बटा में 10 आएगा, 10 से 10 खत्म, यानी कि भी यानी चाल कितना हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नहीं सॉरी सेकेंड स्क्वायर ना होकर क्या हो गया 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि वेग का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तो 9 मीटर पर सेकेंड कौन हो जाएगा, ऑप्शन 9 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। तो प्लाज्मोडियम है जो कि बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बोत्सवाना की मुद्रा है। बोत्सवाना की मुद्रा क्या है, पूला, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश डैश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डैश होता है, तो कितना होता है, सबसे अधिक अम्लीय कब होगा, तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 होगा तो वो क्या होगा, सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान 30 kg तथा उस वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वस्तु मीटर पर सेकेंड होता है क्योंकि वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यहाँ गलती दिया गया है। और वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा, बताए थे कि केई, इसे केई से सूचित किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, केई बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ तो हाफ ही रह जाएगा, एम का मान कितना दिया गया है, यहाँ देखिए एम का मान दिया गया है 30, भी का मान कितना दिया गया है, भी का मान 5 दिया गया था, 5 भी की स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 गुने 5 लिखेंगे, तो यहाँ 15, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, 75, 75 गुने 5 यानी कि कितना आ जाएगा 50 25 और 7 बचे 35, 2 37, यानी कि 375 क्या जूल आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं 375 जूल कौन है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिना बनाए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, तो यहाँ यूनिट देखते हैं करेक्ट आंसर मार देते बिना बनाए हुए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक डैश होता है, तो क्या होता है, उच्च होता है, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है, तो किसकी होती है, तो होती है सरीसृप, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा डैश के अनुपात में होते हैं, तो देख लेते हैं। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, क्या है, अमोनिया का सूत्र होता है। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 14 होता है, क्योंकि परमाणु संख्या कितना 7 है, 7 के दूना 14, करीब 14 में 14 होता है इसका द्रव्यमान, और इसका अनुपात पूछा गया है। तो फिर वे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन, तो 1 गुने 3 यानी कि इसका भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14:3 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले देख लेते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा, 14:3, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।